So hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to revise competition act with questions। तो जो भी क्वेश्चंस है वो भी हम साथ में कर लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करेंगे। 25 क्वेश्चन है, ये 25 क्वेश्चन को हमको देखना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं? एन अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन रीच अमंग द मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर ना एक अंडरस्टैंडिंग पे आ चुके हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर कौन सा? सीमेंट के मैन्युफैक्चरर। टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ सीमेंट, बट द अंडरस्टैंडिंग जो है वो राइटिंग में नहीं है। एंड इट इज़ नॉट इंटेंडेड टू बी इन्फोर्स बाय लॉ। ना तो राइटिंग में है, ना तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। क्या वो एग्रीमेंट माना जाएगा? तो देखो, एग्रीमेंट में क्या होता है? अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग या एक्शन इन कंसर्ट। तो अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग, एक्शन इन कंसर्ट, वो राइटिंग में हो नहीं हो, वेदर और नॉट वो फॉर्मल हो या राइटिंग में हो नहीं हो, वेदर और नॉट वो जो भी है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो नहीं हो। तो इसलिए होगा नहीं होगा कोई मैटर नहीं करता, जो है AUA देखा जाता है, अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इन कंसर्ट। तो ये भी एक जो है एग्रीमेंट है। तो ये जो है विल बी एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट क्या होता है? अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग या एक्शन इन कंसर्ट। अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग या एक्शन इन कंसर्ट। अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग या एक्शन इन कंसर्ट। भले ही वो फॉर्मल हो, भले ही वो राइटिंग में हो नहीं हो, भले वो लीगल या इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो नहीं हो। अगला, एन अरेंजमेंट हैज़ बीन एंटर्ड। ये भी अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट है, ठीक है। कॉटन प्रोड्यूसर एक अरेंजमेंट में एंटर हुए। कॉटन प्रोड्यूस बाय देम विल नॉट सोल्ड टू द मिल्स, ठीक है। एक सर्टन प्राइस के नीचे पे हम ये सोल्ड नहीं करेंगे। ये अरेंजमेंट भी राइटिंग में पर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। क्या अरेंजमेंट जो है क्या वो एग्रीमेंट है? तो हाँ, वो एग्रीमेंट है, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट है। अगला क्वेश्चन कि जो ऑरेंज प्रोड्यूसर थे नागपुर के, उन्होंने एक एसोसिएशन बना लिया। अब एसोसिएशन बना के क्या कर रहे हैं? ये प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। अब एग्जामिन वेदर इट विल बी कंसिडर कार्टल। क्या वो कार्टल माना जाएगा? एक एसोसिएशन प्रोड्यूसर का वो कंट्रोल कर रहे हैं ऑरेंजेस का प्रोडक्शन, क्या वो कार्टल में माना जाएगा? तो कार्टल होता है अरेंजमेंट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सिर्फ प्रोड्यूसर की बात नहीं कर रहे, कार्टल होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब पर्सन में कौन कौन हो सकते हैं? देखो, माल जो प्रोड्यूस करता था प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूस करते हैं हम, ठीक है। प्रोड्यूस करा, फिर उसको सेल करा तो सेलर, तो एसोसिएशन ऑफ सेलर। फिर जो है ट्रेड करते हैं हम, तो होल सेल हो गया ना। तो अब रिटेल में ट्रेड भी करते हैं लोग, तो होल सेल के लिए होल सेलर, ट्रेड के लिए ट्रेडर, तो ट्रेडर का एसोसिएशन। ये हो गई हमारी गुड्स की बात कि गुड्स में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? प्रोड्यूसर, सेलर या होल सेलर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रेडर, ठीक है। और एक सर्विस प्रोवाइडर, इनका एसोसिएशन बन रहा है। तो एसोसिएशन किसी का भी बने, इस क्वेश्चन में प्रोड्यूसर का एसोसिएशन था। अब एसोसिएशन का मकसद क्या है? देखो, एसोसिएशन का मकसद क्या है? एसोसिएशन फॉर्म टू लिमिट, कंट्रोल या अटेम्प्ट टू कंट्रोल, ठीक है। लिमिट, कंट्रोल या अटेम्प्ट टू कंट्रोल, कि लिमिट में करना, कंट्रोल करना या अटेम्प्ट भी करना कंट्रोल के लिए, तो ये जो है कार्टल हो जाता है। तो ये भी क्या कंट्रोल ही कर रहे हैं ऑरेंज का प्रोडक्शन, तो कंसीडर एज कार्टल। चलो अगला, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनको कंप्लेंट रिसीव हुई है स्टेट गवर्नमेंट से और एलिज कर रहे हैं, कंप्लेंट स्टेट गवर्नमेंट से रिसीव हुई है, एलिजिंग डेट जो एक्स और वाई है ना, ये किसी एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट में एंटर हुए हैं, जो इनफॉर्मल एग्रीमेंट जो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। और इस एग्रीमेंट के थ्रू ये लिमिट या कंट्रोल कर रहा है प्रोडक्शन को। ऐसे एग्रीमेंट से लिमिट और कंट्रोल कर रहे हैं प्रोडक्शन को, ठीक है। तो क्या कर रही है? लिमिट एंड कंट्रोल कर रहे प्रोडक्शन को, सप्लाई को, मार्केट को। ये खुद ही मिलकर डिटरमाइन करे सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब सच एक्शन ये जो कंपनी के है उसके एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है। तो क्या बोला? कॉम्पिटिशन और कमीशन ऑफ इंडिया को कंप्लेंट रिसीव हुई है गवर्नमेंट की, ठीक है। उस सब के लिए कि इनफॉर्मल एग्रीमेंट है और ये जो है लिमिट कंट्रोल कर रहे प्रोडक्शन का और सेल प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं। ये जो इनकी हरकतें हैं राइटिंग में भी नहीं है, ठीक है। इनफॉर्मल अरेंजमेंट है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी नहीं है और इसका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है। सबसे पहले चेक करो कि वेदर द अबव एग्रीमेंट हैज़ एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट। क्या उसका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है कि नहीं है? सबसे पहले तो वेदर द अबव एग्रीमेंट हैज़ एप्रिशिएबल इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन। तो देखो, किसी एग्रीमेंट का एप्रिशिएबल इफेक्ट हो नहीं हो तो उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा ना उसको, तो सब दोनों चेक करना पड़ेगा। तो इसके फैक्टर्स होते हैं कि ये फैक्टर्स पता करके आप पता कर सकते हो, ये फैक्टर देख के आप पता कर सकते हो कि यार देखो एडवर्स एप्रिशिएबल इफेक्ट तो है, ये सही। इस पर जो है फैक्टर्स दे के रखे जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि देखो ये एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है। तो ये फैक्टर्स हमको याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स को समझते हैं। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ बैरियर टू न्यू एंट्रेंट। एक जो ऐसा एग्रीमेंट है, देखना है कि ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है क्या एक वो बैरियर क्रिएट करा है नए एंट्रेंट के लिए। क्या नया पर्सन आ नहीं पा रहा है इस एग्रीमेंट के कारण? एक बैरियर क्रिएट करा है न्यू एंट्रेंट के लिए इन द मार्केट। तो ये बात हो गई कि नए वालों को रोकना। अब एग्जिस्टिंग वालों को क्या है?
ड्राइविंग एग्जिस्टिंग वालों को आउट ऑफ द मार्केट, नए वालों को रोकना और एग्जिस्टिंग वालों को बाहर भगाना। तो क्या वो क्रिएट कर रहा है बैरियर टू द न्यू एंट्रेंट टू एंटर इनटू द मार्केट? क्या एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर को ये ड्राइव कर रहा है आउट ऑफ द मार्केट? अब देखो, ये तो हो गया बैरियर टू द न्यू एंट्रेंट, ठीक है, बैरियर टू द न्यू एंट्रेंट। अब इधर क्या बोला है? कंपटीशन बाय हिंडरिंग एंट्री टू द मार्केट। तो दोनों का मतलब ये एक ऊपर क्या बोला है कि नए एंट्रेंट को बैरियर देना, और इधर क्या बोल रहे हैं? हिंडरिंग एंट्री इनटू द मार्केट। तो न्यू एंट्रेंट को बैरियर देना या हिंडरिंग करना एंट्री, बात तो एक ही। तो हम दोनों पॉइंट को एक साथ ही पढ़ लेंगे। क्या क्या वो बैरियर क्रिएट कर रहा है न्यू एंट्रेंट को मार्केट में आने के लिए, क्या एंट्री करने के लिए हिंड्रेंस ये प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर एक फैक्टर ये भी देखना पड़ेगा कि क्या एक्रूअल टू बेनिफिट टू कस्टमर, या बेनिफिट जो है एक्रूअल टू बेनिफिट टू कस्टमर, क्या कस्टमर को बेनिफिट पहुंच रहा है इससे। तो अभी अपने एंट्रेंस की बात कर ली, ठीक है। अब देख रहे हैं एक्रूअल टू बेनिफिट टू कंज्यूमर, कि कंज्यूमर को इससे बेनिफिट हो रहा है कि भी नहीं हो रहा है। तो दो कुछ पॉजिटिव बातें दे के रखी कि एक्रूअल ऑफ बेनिफिट टू कस्टमर पहला। दूसरा प्रमोशन ऑफ सेट डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ प्रोडक्शन। सेट डेवलपमेंट मतलब कि सोशल इकोनॉमिकल टेक्निकल डेवलपमेंट। तो सोशल इकोनॉमिकल टेक्निकल डेवलपमेंट इन P&D ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रमोट करना सेट डेवलपमेंट, सोशल इकोनॉमिकल टेक्निकल डेवलपमेंट, ठीक है, इन P&D। तो सोशल इकोनॉमिकल टेक्निकल डेवलपमेंट इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इन P&D ऑफ गुड्स। तो 3 पॉइंट्स तो अपने कॉमन है, ठीक है। 3 पॉइंट्स तो ईजी भी है, दो कुछ पॉजिटिव अप्रोच वाले कि क्या बेनिफिट एक्रू कर रहे कस्टमर को, ठीक है। क्या ऐसे एग्रीमेंट से प्रमोशन हो रहा है सेट डेवलपमेंट इन P&D, ओके। तो व्हाट ऑर्डर कैन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पास ऑन द कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी। अब उनको लग रहा है कि एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है। देखो कंप्लेंट करी थी, कंपटीशन कमीशन वालों ने भी इंक्वायरी कर ली, उनको भी लग रहा है कि देखो कंप्लेंट किसने करी थी, स्टेट गवर्नमेंट ने करी थी ना, उसने भी इंक्वायरी कर ली, पता कर लिया ये सारे फैक्टर्स देखते हुए। अब क्या क्या ऑर्डर दे सकते हैं CCI, तो CCI के ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो इफ़ आफ्टर इंक्वायरी बाय द डायरेक्टर जनरल, कमीशन को अगर लग रहा है कि एग्रीमेंट एंटर जो कर रहे हैं एक्स और वाई के बीच में वो कॉन्ट्रावेंशन में सेक्शन 3, तो डायरेक्टर जनरल के साथ आफ्टर इंक्वायरी, मतलब कि डायरेक्टर जनरल इंक्वायरी करेगा, तो फिर कमीशन को लग रहा है कि तो कॉन्ट्रावेंशन है सेक्शन 3 का। सेक्शन 3 क्या है अपना, मतलब कि कॉन्ट्रावेंशन है सेक्शन 3 का, मतलब कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट बन रहा है जिसका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है। तो ऐसे केस में डायरेक्ट करेंगे एक्स और वाई को कि डिसकंटिन्यू कर लो, और डिसकंटिन्यू तो कर ही लो, री इंटर भी नहीं हो सकते, ये एग्रीमेंट ख़त्म करो, री इंटर नहीं हो सकते। इम्पोज सच पेनल्टी एज में डीम फिट, पर वो 10% ऑफ एवरेज टर्नओवर, जो प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज टर्नओवर लो उसका 10%, ठीक है, उसका 10% कैलकुलेट करो, तो वो सच पर्सन पे लगेगा, इंटरप्राइज पे लगेगा जो पार्टीज टू सच एग्रीमेंट और अब्यूज़ है। तो सबसे पहले तो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है, तो उसको एग्रीमेंट को डिसकंटिन्यू करेंगे और पार्टीज टू सच एग्रीमेंट पे जो है लग जाएगा, ठीक है, 10% ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज टर्नओवर, उतनी पेनल्टी लग जाएगी। तो या तो उसको देखो, या तो डिसकंटिन्यू करने का बोलेगा, या तो बोल देगा री इंटर मत करो, या तो एग्रीमेंट को मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं, पेनल्टी लगा देगा, एग्रीमेंट को मॉडिफाई कर देगा टू दैट एक्सटेंट इन द मैनर एज में बी स्पेसिफाइड बाय द ऑर्डर, ऑर्डर में जो भी बोल के रखा है उस हद तक वो जो है मॉडिफाई कर देगा, या डायरेक्ट करेगा एक्स और वाई को कि आपको टू अबाइड बाय सच अदर ऑर्डर एज द कमीशन में पास, जो भी ऑर्डर दिए हैं वो आपको पास करने, मतलब कि वो जो भी ऑर्डर पास करने में आपको वो कंप्लाई करना है, एंड कंप्लाई विद द डायरेक्शन इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ कॉस्ट। तो देखो एग्रीमेंट को वॉइड कर देंगे, एग्रीमेंट को मॉडिफाई कर देंगे, एक डायरेक्ट भी करेंगे साथ ही साथ कि आपको जो है ऑर्डर्स कमीशन के फॉलो करने पड़ेंगे, कंप्लाई करना पड़ेगा कमीशन के डायरेक्शंस, और सच अदर ऑर्डर्स पास करना पड़ेगा जो उनको लग रहा है फिट, तो वो अदर ऑर्डर भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में तो उन्होंने कैसी बात करी कि आप इसमें वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप इंटर नहीं कर सकते, जो भी एग्रीमेंट है उसको डिसकंटिन्यू करने का बोल देंगे, जैसे तब डिसकंटिन्यू का बोल देंगे, नॉट टू री इंटर एग्रीमेंट, फिर एग्रीमेंट के रिस्पेक्ट में वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट एग्रीमेंट शैल स्टैंड मॉडिफाइड, तो वो जैसे मॉडिफिकेशन ऑर्डर के हिसाब से कुछ अदर ऑर्डर पास करने, एक और ऑर्डर पास करेंगे कि तुमको सारे जो है डायरेक्शंस देंगे कि तुमको सारे ऑर्डर का कंप्लायंस करना है, तो डायरेक्ट करेंगे एक्स और वाई को कि जो भी अदर ऑर्डर से जो भी कमीशन दे रहा है, बता रहा है ऑर्डर, वो तुमको पास करना है। सच अदर ऑर्डर भी दे सकते हैं, और साथ ही साथ एक पेनल्टी है, पेनल्टी याद रख लेना, पिछले 3 साल के एवरेज टर्नओवर का 10%, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन कि जो मैंगो प्रोड्यूसर है ना लखनऊ में, वो किसी अरेंजमेंट में एंटर हुए हैं और उन्होंने डिसाइड कर दिया, देखो प्रोड्यूसर किसी अरेंजमेंट में एग्रीमेंट में एंटर हुए है और डिसाइड करा है कि आप सेल नहीं करेंगे मैंगो एक सर्टन प्राइस के नीचे पे सेल नहीं करेंगे, ये एग्रीमेंट राइटिंग में भी है पर इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो भी क्या हुआ, एग्रीमेंट तो है, तो टर्म एग्रीमेंट में तो आएगा,
क्योंकि एग्रीमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग, एक्शन इन कंसेप्ट, वेदर और नॉट, ठीक है, ये आएगा पूरा वेदर और नॉट, वो पूरा सी, ठीक है। तो ये अपना हो गया। फिर अगला कि जो कोकोनट प्रोड्यूसर है उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया कि तू कंट्रोल करते प्रोडक्शन ऑफ अकाउंट। देखो प्रोड्यूसर ने बनाया एक एसोसिएशन, ठीक है। तो एक एसोसिएशन बनता है इन पर्सन द्वारा टू लिमिट कंट्रोल या अटेम्प्ट टू कंट्रोल। तो इधर भी कंट्रोल तो कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर क्या कंट्रोल करेगा, प्रोडक्शन कंट्रोल करेगा। तो इन्होंने भी प्रोडक्शन कंट्रोल करना है। तो क्या ये कार्टेल है? तो हाँ, ये कार्टेल है। तो कार्टेल का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन किसका, प्रोड्यूसर का, ठीक है। फिर वो होल सेलर का आ जाता है, फिर इसको ट्रेड कर सेलर डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों तक पहुंचाएंगे, रिटेल वालों तक पहुंचाएंगे तो ट्रेडर, फिर जो है सर्विस प्रोवाइडर, तो जो भी है, ठीक है, एग्रीमेंट बनता है। तो टू लिमिट कंट्रोल या अटेम्प्ट टू कंट्रोल, क्या प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कंट्रोल करवाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंट्रोल करवाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन सेलर है सेल प्राइस कंट्रोल करेगा, तो ये सब चीज़ें कंट्रोल करवाना। तो कार्टेल का इंक्लूसिव मीनिंग है 10 एन एसोसिएशन फॉर्म टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट। तो एसोसिएशन फॉर्म हो रही है तो वो कार्टेल के डेफिनेशन में आता है। अगला क्वेश्चन है कि वेदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो सप्लाई कर रहा है वाटर सप्लाई कर रहा है, ठीक है, और चार्जेस लेवी कर रहा है वाटर सप्लाई का। ये कोई वाटर टैक्स नहीं है, बस वो चार्जेस लेवी कर रहे हैं फॉर वाटर सप्लाइड। तो क्या ये इंटरप्राइज है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो वाटर सप्लाई कर रही है एग्रीकल्चरिस्ट को, क्या ये इंटरप्राइज की डेफिनेशन में आता है? तो देखो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एक्टिविटी रिलेटिंग टू सॉवरेन फंक्शन, वो इंटरप्राइज की डेफिनेशन में नहीं आती है। मतलब कि गवर्नमेंट एक्टिविटी अगर सॉवरेन फंक्शन से रिलेटेड है तो वो उस इंटरप्राइज की डेफिनेशन में नहीं आती, बाकी तो आती है। सॉवरेन फंक्शन मतलब अकड़स, एटॉमिक, ठीक है, सी से हो गया अपना करेंसी, ठीक है, रिलेटेबल टू करंट सॉवरेन फंक्शन में एटॉमिक एनर्जी है, करेंसी है, डिफेंस है, स्पेस है, इसमें एंगेज है, तो वो इंटरप्राइज की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अदरवाइज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी इंटरप्राइज की डेफिनेशन में आता है, इसलिए इरिगेशन भी इंटरप्राइज की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो बोला है कि कैन बी कंसीडर एज इंटरप्राइज। अब बात यह है कि इंटरप्राइज की एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं अपन। तो देखो ओके, तो इंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, इंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। उसमें पर्सन भी कवर है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी कवर है, जो इंगेज है, किस में इंगेज है, किसी एक्टिविटी में इंगेज है। अब एक्टिविटी कोई सी भी हो सकती है, प्रोडक्शन करने का, सप्लाई करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, स्टोर करना है तो स्टोर करने को भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये तो अपन ने पढ़ा कि प्रोडक्शन करना, स्टोरेज, प्रोडक्शन, ठीक है, सप्लाई करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बचा हुआ स्टोर करना, ये सब चीज़ें। अब ये क्या है, एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ आर्टिकल ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज भी हम तो बोल ही सकते हैं, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल और ऑफ आर्टिकल ऑफ गुड्स। तो देखो ऐसा होगा कि या तो प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन की जगह अपन बोल देंगे परचेस करना। तो परचेस में क्या होता है, एक्विजिशन ऑफ गुड्स होता है ना, तो प्रोडक्शन/परचेस बोल देता हूँ मैं, ठीक है, ये हो गया अपना। तो भाई किस में एंगेज है, एक्टिविटी में एंगेज है जो प्रोडक्शन, परचेस और सप्लाई, ठीक है, प्रोडक्शन हो गया, परचेस हो गया, और फिर परचेस करने के बाद सप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, स्टोर करेंगे। तो इन सब में एक्टिविटी में इंगेज है पर्सन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दोनों। तो बोल के रखा है कि पर्सन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पर इसमें कौन इंक्लूड नहीं है। देखो एक चीज़ ये भी है, ये तो हमने पढ़ी। अब दूसरी एक्टिविटी भी है, ठीक है, जैसे कि एक्टिविटी इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट, कि पर्सन या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो इन्वेस्टमेंट में एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या किसी हदू में इन्वॉल्व है। हदू में मतलब कि होल्ड, एक्वायर, डिस्पोज या अंडर राइट, शेयर, डिवेंचर, सिक्योरिटी, तो हदू में इन्वॉल्व है। तो इंगेज इन अ बिजनेस ऑफ हदू, होल्ड, एक्वायर, डिस्पोज या जो है अंडर राइटिंग, ये सब इधर लिखा हुआ नहीं है। तो ये सब एक्टिविटी पढ़ ली, पर एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। तो टर्म डज नॉट इंक्लूड एनी एक्टिविटी गवर्नमेंट रिलेटिंग टू सॉवरेन फंक्शन, जो अपन ने पढ़ के रखा था, अकड़स, ठीक है। अब कंज्यूमर की डेफिनेशन पूछ रहे हैं कि वेदर अ पर्सन परचेसिंग गुड्स, जो पर्सन है जो गुड्स परचेस कर रहा है, ठीक है ना, गुड्स परचेस कर रहा है पर पर्सनल यूज़ के लिए नहीं कर रहा, वो किसी को बेच देगा, तो क्या वो भी कंज्यूमर है क्या? देखो तो कंज्यूमर दो एंगल से देखा जाएगा, गुड्स के एंगल से, सर्विसेज के एंगल से। तो बोला गया है कि पर्सन वो जो गुड्स को बाय करता है, कंसिडरेशन पे करे या नहीं करे या प्रॉमिस करे, जो भी है, आधा अधूरा पे करे, कुछ भी, कंसिडर पे करे या नहीं करे, पे करे तो पूरा करे, आधा करे, तो जो भी है वो पर्सन गुड्स बाय कर रहा है और उसको यूज़ कर रहा है किसी भी तरीके से, कमर्शियल तरीके से, रीसेल करने के तरीके से, पर्सनल तरीके से, किसी भी तरीके से यूज़ कर रहा है, तो वो सब कंज्यूमर है। तो ये लिखा हुआ है कि कंज्यूमर मीन्स पर्सन जो है वो गुड्स बाय कर रहा है। अब कंसिडरेशन पे करा हो, प्रॉमिस करा हो, पार्टली पे करा हो, नहीं करा हो, ठीक है, भले रीसेल करने के लिए, कमर्शियल यूज़ करने के लिए, पर्सनल पर्पज़ के लिए करा हो, पर जो भी है ये इधर कवर है।
फिर अगला है क्वेश्चन 6, P&Q लिमिटेड जो बोथ है वो केमिकल और फर्टिलाइजर में डील कर रहे हैं, वो किसी एग्रीमेंट में एंटर हुए हैं टू प्रमोट सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब कंप्लेंट रिसीव हुई बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार्टिंग दैट एग्रीमेंट बिटवीन टू इज एंटी कॉम्पिटिटिव, ऐसा विद रेफरेंस टू प्रोविजन फैक्टर्स जो उसको देखना चाहिए कि वेदर क्या इसका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है, किसी भी एग्रीमेंट का एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है, तो उसके लिए अपन को क्या क्या फैक्टर्स देखना चाहिए। तो अपन ने ये पढ़ चुके थे, तो अपन उसमें पॉइंट्स, तो अपन पहले तो एंट्रेंस की बात करते हैं। तो दो तो बैरियर की बात है कि क्या जो वो बैरियर क्रिएट कर रहा है तो द न्यू एंट्रेंस इन मार्केट, क्या वो हिंडर कर रहा है एंट्री इन द मार्केट। फिर अपन ने पढ़ा था कि क्या वो एग्जिस्टिंग, क्योंकि ये तो नए वालों को हिंडरिंग कर दी, क्या एग्जिस्टिंग पर्सनस को आउट ऑफ द मार्केट के लिए ड्राइव कर रहा है, ड्राइव एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर आउट ऑफ द मार्केट। फिर दो पॉजिटिव पॉइंट है क्या कि क्या वो बेनिफिट्स अक्रूवल टू द एक्रूवल ऑफ बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमर, एक्रूवल ऑफ बेनिफिट्स टू कंज्यूमर, और साथ ही साथ क्या प्रमोशन ऑफ सेट डेवलपमेंट है क्या इन दी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या सेट डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सोशल में बोल रहा था ना, सोशल नहीं, साइंटिफिक इकोनॉमिकल और टेक्निकल डेवलपमेंट है वो, ठीक है। तो साइंटिफिक इकोनॉमिकल और टेक्निकल डेवलपमेंट की बात करें, सोशल इकोनॉमिकल टेक्निकल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है क्या सेट डेवलपमेंट का इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो, जो ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो एंटर हुई है किसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप एग्रीमेंट में, रिक्वायरिंग द डीलर नॉट टू सेल ट्रक। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट में एंटर है, रिक्वायर कर रही है डीलर को कि ट्रक सेल मत करना, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप एग्रीमेंट में एंटर हो रही है, डीलर को बोल रही है कि नॉट टू सेल ट्रक, कि हमारे ट्रक के अलावा किसी दूसरे ट्रक के ट्रक बेचना मत। तो ये तो वो क्या, हमारे ट्रक के अलावा किसी दूसरे के ट्रक मत बेचना, एंड नॉट टू सेल ट्रक, और जो ट्रक है ना वो आउटसाइड टेरिटरी भी नहीं बेचना। मतलब एक जोग्राफिकल बैरियर भी लगा दिया, और एक दूसरी कंपनी के साथ भी आप जो है ट्रक नहीं बेच सकते। तो विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन विद द प्रपोज्ड एग्रीमेंट, क्या वो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है। तो क्या वो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है। तो देखो, अब एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या होता है तो उसकी भी बात कर। तो ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट जो है, ऐसा एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट मतलब कि जो भी एग्रीमेंट है वो अगर एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, देखो एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, एप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे एग्रीमेंट को एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट बोलेंगे। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ क्या बोल रहे हैं एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में, कि अंडर सेक्शन 3 एग्रीमेंट अमंग किसके बीच में, इंटरप्राइज के बीच में, ठीक है। एग्रीमेंट अमंग इंटरप्राइज, अमंग पर्सन, या एसोसिएशन ऑफ इंटरप्राइज, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वो एग्रीमेंट में एंटर हो सकते हैं। तो एग्रीमेंट क्या है, अमंग इंटरप्राइज, एसोसिएशन ऑफ इंटरप्राइज जो भी है, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स अगर एग्रीमेंट में एंटर हो रहे तो अमंग इंटरप्राइज, पर्सन, एसोसिएशन ऑफ इंटरप्राइज, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या ईच अदर से जो भी है वो शेल एंटर इनटू एग्रीमेंट, शेल एंटर इनटू एग्रीमेंट, ठीक है। वो एंटर हो सकते हैं इनटू एग्रीमेंट। अब वो जो एग्रीमेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स हो या इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज हो, ठीक है। अब जो एग्रीमेंट है, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि एनी एग्रीमेंट अमंग इंटरप्राइज ऑफ पर्सन एट डिफरेंट स्टेजेस, किसी भी स्टेज पे ये एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, एट डिफरेंट स्टेज और लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एट डिफरेंट स्टेज और लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो रहा हो। अब गुड्स की बात है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, स्टोरेज ऑफ गुड्स, ठीक है, या जो है ट्रेड ऑफ गुड्स, या इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, जो भी एग्रीमेंट एंटर हो रहे हो वो वॉइड हो जाएंगे, वॉइड एग्रीमेंट है अगर वो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर रहा है तो, ठीक है। तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के बारे में अपन ने पढ़ा सेक्शन 3 के तहत। अब एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में 5 तरीके के एग्रीमेंट होते हैं, ठीक, तो उसको अपन टायर बोलते हैं, टाई इन एग्रीमेंट, ठीक है। फिर जो एक्सक्लूसिवली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एक्सक्लूसिवली सप्लाई एग्रीमेंट, तो एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिवली डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, और फिर आता है रिफ्यूज़ टू डील एंड जो है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, ये एग्रीमेंट है। अब जो है हमको समझना पड़ेगा कि टाई इन एग्रीमेंट, तो चलो ठीक है, टाई इन एग्रीमेंट में आपको क्विकली बोल देता हूँ कि परचेसर के साथ जो है कंडीशन अटैच कर दी कि आपको इसके साथ दूसरा प्रोडक्ट भी परचेस करना पड़ेगा, ये हो गया। फिर एक्सक्लूसिवली सप्लाई एग्रीमेंट मतलब कि वो रिस्ट्रिक्ट करता है परचेसर को, वो रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप एक्वायर करो कि आप मेरे अलावा, ठीक है, सेलर के अलावा और कोई से गुड्स, सेलर के अलावा और कोई से गुड्स आप एक्वायर और सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो एग्रीमेंट जो है जो परचेसर को रिस्ट्रिक्ट करता है, तो एक्वायर और डील इन गुड्स अदर देन द सेलर, ये हो गया एक्सक्लूसिवली सप्लाई, कि आप मेरे सप्लाई एक्सक्लूसिवली करोगे। और एक होता है एक्सक्लूसिवली डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिवली डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब है कि वो एग्रीमेंट जो लिमिट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, विथहोल्ड कर रहा है, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो विथहोल्ड कर रहा है आउटपुट,
कि आप इतना ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। तो लिमिट कर रहा है, विथ रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, विथहोल्ड, तो या तो वो आउटपुट के मामले में वो आपको विथहोल्ड कर रहा है कि आप इतना ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है, या तो वैसे वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, या तो एरिया वाइज रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपको अलॉकेट कर दिया एरिया, बोला कि इस एरिया तक ही आप डिस्पोज करोगे, इस एरिया के बाहर नहीं करोगे। तो एग्रीमेंट जो लिमिट करता है आउटपुट, लिमिट करता है या विथहोल्ड करता है सप्लाई, या जो रिस्ट्रिक्ट करता है सप्लाई, या एग्रीमेंट जो अलॉकेट करता है एरिया कि इस एरिया के अलावा आप सेल नहीं कर सकते। तो क्या बोल रहे हैं कि जो लिमिट, रिस्ट्रिक्ट और विथहोल्ड कर रहा है, लिमिट, रिस्ट्रिक्ट या विथहोल्ड कर रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स। तो एग्रीमेंट जो विथहोल्ड कर रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स। दूसरा एग्रीमेंट जो अलॉकेट करता है एरिया, दैट अलॉकेट्स एरिया और मार्केट ऑफ डिस्पोजल और सेल, तो अलॉकेट करके रखा है डिस्पोजल और सेल ऑफ गुड्स। तो ये होता है अपना एक्सक्लूसिवली सप्लाई एग्रीमेंट। तो बोल दिया ना कि एक्सक्लूसिवली सप्लाई एग्रीमेंट भी आ गया ये, और एक्सक्लूसिवली डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट भी हो गया, क्योंकि ट्रक इसके अलावा कोई से दूसरे ट्रक नहीं बेचना है, साथ ही साथ एरिया भी अलॉकेट कर दिया। अब देखो पॉली लिमिटेड हियर इन आफ्टर रेफर्ड एज सेलर, ठीक है। तो पॉली लिमिटेड जो सेलर है, जो मैन्युफैक्चर ऑफ फुटवेयर है, जो ये सेलर है ये फुटवेयर मैन्युफैक्चर करता है, एंटर हुआ है एग्रीमेंट सिटी ट्रेडर से फॉर सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। वो सेलर एग्रीमेंट में हुआ है परचेसर के कि भैया मेरे गुड सेल कर। एग्रीमेंट इंक्लूड अमंग अदर ये फॉलोइंग क्लॉजेज है कि जो परचेसर है शेल नॉट डील, टू डील नहीं कर सकता अदर देन सेलर के अलावा किसी भी गुड्स प्रोडक्ट में। तो ये हो गया आपका एक्सक्लूसिवली सप्लाई एग्रीमेंट। फिर परचेसर शेल नॉट डील, शेल नॉट सेल गुड्स आउटसाइड द म्यूनिसिपल लिमिट। तो एरिया अलॉकेट कर दिया कि इसके बाहर तो सेल नहीं कर सकता, ये हो गया एक्सक्लूसिवली डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। और परचेसर शेल नॉट सेल द गुड्स, जो मैन्युफैक्चर करे सेलर ने, एट अ प्राइस एज इम्बॉस्ड ऑन द प्राइस लेबल। तो क्या बोल के रखा है, तो प्राइस जैसे एट अ प्राइस एज इम्बॉस्ड की जो प्राइस लेवल पे इम्बॉस्ड है ना फुटवेयर के प्राइस लेवल पे, तो सेल नहीं कर सकता एट अ प्राइस एज इम्बॉस्ड, ठीक है, एट द प्राइस लोअर देन हाउ द परचेस इज अलाउड टू सेल द फुटवेयर एज अ प्राइस लोअर। उसको बोल के रखा है कि उससे हाई पे नहीं बेच सकता, पर लोअर पे बेच सकता है, जो प्राइस लेवल इम्बॉस्ड है उससे नीचे में बेच सकता है। तो ऐसा बोल के रखा है रीसेल प्राइस में कि तुम प्राइस जो है वो लोअर पे बेच सकते हो पर हायर पे नहीं बेच सकते। तो ठीक है, अगर ये क्लियरली स्टेटेड है, ठीक है, कि जो प्राइस इम्बॉस्ड है प्राइस लेवल पे और परचेसर अलाउड है कि तू सेल कर दो फुटवेयर एट अ प्राइस लोअर, तो लोअर पे चलेगा पर हायर पे नहीं बेच सकता। तो रीसेल प्राइस एग्रीमेंट क्या होता है, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें जो है रीसेल प्राइस एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट जिसमें जो रीसेल प्राइस है वो प्राइस परचेसर कंट्रोल करता है, सेलर कंट्रोल करता है, ठीक है। सेलर देखो, सेलर जो गुड्स सेल कर रहा है, परचेसर जो उससे गुड्स परचेस करके दूसरों को बेचेगा। तो रीसेल प्राइस इस, ठीक है, तो रीसेल प्राइस इज द प्राइस स्टिपुलेट करता है सेलर। रीसेल प्राइस जो है वो प्राइस जो सेलर स्टिपुलेट करता है। चलो, तो वी आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द रेलेवेंट प्रोविजन एंड वैलिडिटी ऑफ क्लॉज। तो ये पूरा फालतू का बता के रखा है इन्होंने, पर ये वही है, ये सारे एग्रीमेंट की बात अपन कर चुके हैं। यह है एग्रीमेंट, टाई इन एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिवली सप्लाई, एक्सक्लूसिवली डिस्ट्रीब्यूशन, रिफ्यूज़ल टू डील, ठीक है। तो रिफ्यूज़ल टू डील और एक्सक्लूसिवली सप्लाई का मतलब ये होता है, एक्सक्लूसिवली सप्लाई एग्रीमेंट मतलब कि मेरे ही एग्रीमेंट सेल, मेरे ही जो है गुड सेल करना। रिफ्यूज़ल टू डील का तो होता है कि तू उससे डील मत करना। तो रिफ्यूज़ल टू डील हम जिसको हम गुड सोल्ड करें उसके साथ भी ऐसा एग्रीमेंट बना सकते हैं, जिससे हम परचेस करें उसके साथ भी एग्रीमेंट बना सकते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि कौन सा एग्रीमेंट प्रोहिबिटेड है 3(1) के अंदर, ठीक है। अब देखो एग्रीमेंट डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट लेवल पे होते हैं। ये एग्रीमेंट जो है इंटरप्राइज के बीच में होता है, एसोसिएशन ऑफ इंटरप्राइज पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बीच में होते हैं। तो देखो यही लिखा हुआ है कि डिफरेंट स्टेज पे होते हैं, ठीक है, अमंग इंटरप्राइज पर्सनस, ठीक है, पर्सनस एट डिफरेंट स्टेज। तो एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स है तो भैया प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, स्टोरेज ऑफ गुड्स, एक्विजिशन एंड कंट्रोल ऑफ गुड्स। तो ठीक है, ये एग्रीमेंट अगर ये कॉज करे है एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, तो अगर वो एग्रीमेंट जो है वो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कॉज कर रहे तो, और एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट के लिए हम सारे फैक्टर्स देख लेंगे। अगर वो एग्रीमेंट ऐसे एडवर्स इफेक्ट कॉज कर रहे हैं तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। फिर अदर एमपीटीटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में आता है अपना वही सारे टाई इन एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिवली सप्लाई, एक्सक्लूसिवली डिस्ट्रीब्यूशन, रिफ्यूजल टू डील, ठीक है। तब देखो ये टाई इन एग्रीमेंट ये जो भी है, देखो ये टाई इन एग्रीमेंट इंक्लूड एन एग्रीमेंट रिक्वायरिंग द परचेसर, ठीक है, एग्रीमेंट रिक्वायर कर रहा है परचेसर को, ठीक है, ऑफ गुड्स, जो गुड्स परचेस करा एज अ कंडीशन ऑफ सच परचेस टू परचेस सम अदर गुड्स, कि देखो कोई से दूसरे गुड्स भी परचेस करने पड़ेंगे। एक्सक्लूसिवली सप्लाई एग्रीमेंट जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, एग्रीमेंट जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है परचेसर को इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेड फ्रॉम एक्वायरिंग और अदरवाइज डीलिंग, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव सप्लाई में एग्रीमेंट जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है परचेसर को कि इन द कोर्स ऑफ ट्रेड, कि तो एक्वायर नहीं कर सकता और डील नहीं कर सकता किसी भी गुड्स में अदर देन सेलर।
वो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट में वही है कि इस एग्रीमेंट के तहत या तो वो लिमिट कर देंगे आउटपुट, ठीक है, लिमिट या रिस्ट्रिक्ट या विथहोल्ड कर देंगे आउटपुट, और भैया ये कर दो, या तो जो है अलोकेट एरिया और मार्केट फॉर द डिस्पोजल ऑफ गुड्स, डिस्पोजल और सेल ऑफ गुड्स। अब देखो रिफ्यूज़ल टू डील में ऐसा है कि एक एग्रीमेंट बना के रखा है जो रिस्ट्रिक्ट करता है बाय एनी मेथड, वो पर्सन को रिस्ट्रिक्ट करता है। अब रिफ्यूज़ल टू डील में ऐसा है कि एग्रीमेंट है जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है बाय एनी मेथड, पर्सन को रिस्ट्रिक्ट करा है जिसको गुड्स बेच रहे हैं, और पर्सन फ्रॉम होम गुड्स बॉट, ये इंपॉर्टेंट है कि जिससे हम गुड्स खरीद रहे हैं उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि आप इसके साथ डील मत करो। अब रीसेल प्राइस मेंटेनेंस में इंक्लूड एग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन अ कंडीशन, कि आप गुड्स बेचो इस कंडीशन पे कि जो प्राइस चार्ज ऑन द रीसेल शैल बी द प्राइस, वो जो प्राइस जो रीसेल पे सेलर चार्ज कर रहा है शैल बी द प्राइस स्टिपुलेटेड बाय द सेलर, जो रीसेल पे जो परचेसर चार्ज कर रहा है प्राइस, वो प्राइस सेलर द्वारा स्टिपुलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो वो रीसेल प्राइस मेंटेनेंस है कि इंक्लूड एनी एग्रीमेंट कि आप गुड्स, ठीक है, इंक्लूड एनी एग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन अ कंडीशन, एक गुड्स किसी कंडीशन पे बेच रहे हो, दैट द प्राइस टू बी चार्ज, कि जो रीसेल पे परचेसर चार्ज करेगा शुड बी द प्राइस जो सेलर ने स्टिपुलेट करा है, अनलेस अगर क्लियरली स्टेटेड हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब देखो श्याम एंड कंपनी जो है इंगेज है मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में, अब उसने गुड्स सोल्ड करे इनिशियली बिलो द कॉस्ट बिलो द कॉस्ट पे शेयर करे। देखो गुड्स सोल्ड करे बिलो द कॉस्ट फॉर अ ईयर एंड अदर कॉम्पिटिटर वेंट आउट ऑफ द मार्केट, तो सारे दूसरे कॉम्पिटिटर आउट ऑफ द मार्केट चले गए। देयर आफ्टर एंटरप्राइज ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी, अब वो अबाउट द कॉस्ट प्राइस चेंज कर रहा है फिर, तो क्या वो जो है अगेंस्ट द इंटरप्राइज है क्या? एग्जामिन द एक्शन इफ एनी विच मे लाई अगेंस्ट द इंटरप्राइज अंडर द कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट। तो देखो देखिए उन्होंने करा क्या है कि पहले लोअर कॉस्ट पे इन्होंने सेल करा, ठीक है, कॉस्ट से भी कम पे इन्होंने सेल करा, फिर सब चले गए तो फिर ज़्यादा पे सेल कर दिया, ठीक है। अब ये एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का एक फैक्टर है कि उसने डोमिनेंट पोजीशन का एब्यूज़ करा, ठीक है, कि क्या किया इसने। एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में ऐसा है कि अगर इंटरप्राइज ने इम्पोज करी है अनफेयर कंडीशन, ठीक है, कि एक अनफेयर कंडीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज और अनफेयर प्राइस पे या प्रीडेटरी प्राइस पे सेल, मीन्स की जो इंटरप्राइज है उसने इम्पोज करी है एक अनफेयर कंडीशन, तो बिजनेस कर रहा है अनफेयर कंडीशन इम्पोज कर रहा है या तो अनफेयर प्राइस चार्ज कर रहा है, तो ये अनफेयर प्राइस ही तो है, प्रीडेटरी प्राइस मतलब कॉस्ट से भी तुम नीचे पे बेच रहे हो, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि इंक्वायरी करेगा कमीशन, और अगर उसको लगेगा कि जो है एग्रीमेंट रेफर टू इन सेक्शन 3 दैट एनी एग्रीमेंट रेफर टू इन सेक्शन 3 और एक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज, ये जो है डोमिनेंट पोजीशन में इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन 4, तो वो ये ऑर्डर पास कर सकता है, मतलब कि फाइंड की एग्रीमेंट जो एंटर्ड एग्रीमेंट रेफर टू इन सेक्शन 3 और एक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज इन अ डोमिनेंट पोजीशन, ठीक है, तो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है या डोमिनेंट पोजीशन पे है, तो ऐसे केस में जो है वो ये फॉलोइंग ऑर्डर ले सकता है। मतलब कि अगर एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है या तो एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है, जो भी है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में लाया करता है, तो ये सारे ऑर्डर ले सकता है, जो भी अपन ने पढ़ा था कि तीन चार डायरेक्शन से थे कि आप जो है प्रोहिबिट कर देंगे इस एग्रीमेंट को, ठीक है। यही लिखा हुआ था, देखो यही लिखा हुआ है इसमें भी, 1 सेकेंड, क्या लिखा हुआ है कि डिसकंटिन्यू आप इंटर नहीं कर सकते, ठीक है, और डिसकंटिन्यू सच एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। दूसरा फिर जो है जो मॉडिफाई कर सकते हैं एग्रीमेंट को, कुछ डायरेक्ट करेंगे इंटरप्राइज को कि तुमको जो है कमीशन के ऑर्डर, कमीशन कॉम्पिटिशन कमीशन के ऑर्डर फॉलो करने हैं, डायरेक्टिव्स फॉलो करने हैं, कुछ अदर ऑर्डर पास करना तो वो कर सकता है, पेनल्टी लगा सकते हैं कि प्रीसीडिंग 3 ईयर्स के एवरेज टर्नओवर का 10% वो लगा सकते हैं पेनल्टी। अब वो बोल रहे हैं कि वाइल पासिंग ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन, कि सेक्शन में ऑर्डर पास किया, ठीक है, और कमीशन कम आउट टू फाइंडिंग डेट की जो इंटरप्राइज है वो कॉन्ट्रावेंशन में सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का, ठीक है। तो क्या लिखा है, वाइल पासिंग सच ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन, देखो इस सेक्शन के तहत जब भी ऑर्डर पास हो रहा है, कमीशन इस नतीजे पे पहुंचा है, ठीक है, जब ऑर्डर पास करता है कमीशन कम आउट फाइंडिंग डेट द इंटरप्राइज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन 4, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि वाइल पासिंग ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन, अगर कमीशन कम्स टू अ फाइंडिंग डेट जो इंटरप्राइज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 और 4 ऑफ द एक्ट वो एक मेंबर है ऑफ अ ग्रुप एज डिफाइंड इन क्लॉज बी, अगर वो एक्सप्लेनेशन फाइल टू सेक्शन बी उसके क्लॉज बी में जो ग्रुप है उसका अगर मेंबर है, एंड अदर मेंबर ऑफ सच अ ग्रुप आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर,
ठीक है, तो मेंबर है एंड अदर मेंबर ऑफ सच ग्रुप आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर और हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू सच अ कॉन्ट्रीब्यूशन देन इट मे पास ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन अगेंस्ट सच मेंबर। तो अगर वो मेंबर्स भी जो है, अगर वो ग्रुप का पार्ट है, ग्रुप के मेंबर है, तो मेंबर ऑफ अ ग्रुप है, तो ऐसे केस में जो अदर मेंबर है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, तो ये ऑर्डर उनके अगेंस्ट में भी पास हो जाएगा। अब व्हाट डू यू मीन बाय एंटी कॉम्पिटिटिव टाई इन एग्रीमेंट और रीसेल प्राइस जो है एग्रीमेंट है, तो ये तो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो 40 मिनट ही हुए हैं पर हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब पॉइंट ये है कि इसमें याद करने का भी बहुत सारा है। अब याद करने का बहुत सारा है तो क्या हो रहा है कि बार बार हमको बोलना पड़ेगा, याद ऐसे ही होगा, अदरवाइज याद ही नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, इससे थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको करने में। वैसे डिविडेंड और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को करने में इतना टाइम नहीं लगा था, तो इसमें हमको याद भी करना रहेगा। या तो बढ़ाने को तो मैं बढ़ा सकता हूँ पर आपको याद भी तो करना रहेगा ना। तो क्या होता है टाई इन एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट जो रिक्वायर करता है परचेसर को कि आपको दूसरे गुड्स भी परचेस करने हैं, तो परचेस अदर गुड्स एज अ कंडीशन ऑफ सच परचेस। तो एग्रीमेंट जो रिक्वायर करता है परचेसर को कि तुम परचेस करो वो गुड्स एज अ कंडीशन ऑफ परचेस, तो वो रिक्वायर करता है परचेसर को कि एज अ कंडीशन ऑफ परचेस आपको दूसरे गुड्स भी जो है परचेस करने पड़ेंगे। फिर रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। अब इसमें क्या होता है कि जो एग्रीमेंट है जहाँ पे सेलर जो है परचेसर को सेल गुड्स कर रहा है उन कंडीशन, ठीक है, कि जो रीसेल प्राइस है वो स्टिपुलेटेड बाय द सेलर होगी। ठीक है, तो प्राइस टू बी चार्ज ऑन रीसेल शेल बी द प्राइस एज स्टिपुलेटेड अनलेस, अगर क्लियरली स्टेट है, अगर अनलेस ये क्लियरली स्टेट है कि लोअर प्राइस आप चार्ज कर सकते हो, तो क्लियरली स्टेट है तो ठीक है। तो अगर क्लियरली स्टेट है तो फिर एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट नहीं है, अदरवाइज एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट तो है। अब प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होता है कि आप सेलिंग प्राइस से कम पे बेच रहे हो। देखो इधर क्या बोल के कॉस्ट से कम पे बेच रहे हो। तो एमनो टायर है, मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटोमेटिव टायर, ठीक है, अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए उन्होंने टायर की प्राइस रिड्यूस कर ली। कॉस्ट इतना है, सेलिंग प्राइस 6000 है, कंपनी जो है 5200 में ही बेच रही है, मतलब कि सिर्फ 200 रुपये के मार्जिन पे ही बेच रही है। तो बोल दिया कि ये तो प्रीडेटरी प्राइसिंग में आता है। तो सब बोल रहे हैं कि ये जो प्रीडेटरी प्राइसिंग है इससे तो कंपटीशन रिड्यूस हो रही है, एलिमिनेट हो रही है कंपटीशन, तो ये तो गलत है। कि जो अदर टायर मैन्युफैक्चरर है उन्होंने कंप्लेंट कर दी सीसीआई में कि ये तो प्रीडेटरी प्राइसिंग है। तो प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होता है कि प्राइस गुड्स सेल करना बिलो द कॉस्ट, ये बिलो द कॉस्ट थोड़ी ना है, 5200 पे सेल कर रहा है, तो प्रीडेटरी प्राइसिंग तो नहीं है। तो वेदर द कंपनी कैन बी सेड टू हैव इंडल्ज, तो नहीं, इन द प्रेजेंट केस इंडल्ज तो नहीं है। ठीक है, तो टायर लिमिटेड कैन नॉट सेड टू हैव इंडल्ज इन प्रीडेटरी प्राइसिंग। अब प्रीडेटरी प्राइसिंग भी क्या होता है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है जिसके थ्रू आप एंटर करते हो मार्केट में। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, ये एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का ही एक फैक्टर है। अब बोला है कि जो बॉम्बे टेक्सटाइल और गुजरात टेक्सटाइल है अपने प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं इंडिया में, ठीक है, तो मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट इन इंडिया प्रपोज टू बी अमेलगमेटेड। अब अमेलगमेट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि ये जो बॉम्बे टेक्सटाइल गुजरात टेक्सटाइल है ना, वो मार्केट कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट इंडिया में, प्रपोज टू बी अमेलगमेटेड। अब जो इंटरप्राइज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ सेड अमेलगमेशन, जो इंटरप्राइज क्रिएट कर रहे हैं, असेट की वैल्यू 1000 करोड़ है, टर्नओवर 3000 है। अब देखो एग्जामिन द प्रपोज अमेलगमेशन, क्या ये प्रोविजन को अट्रैक्ट कर रहा है? तो ठीक है, हमने कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि अगर दो पार्टी मिल रही है तो पार्टली जॉइंटली हो असेट एटलीस्ट 2000 और टर्नओवर उसका 3 टाइम्स एटलीस्ट 6000। तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं, तो ये जो है कॉम्बिनेशन में नहीं आएगा। तो विल नॉट अट्रैक्ट द प्रोविजंस ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट, ठीक है, विल नॉट अट्रैक्ट प्रोविजन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट। कॉम्बिनेशन में आता तो प्रोविजन लग जाता कॉम्पिटिशन एक्ट का। अब देखो अगर दो इंटरप्राइज पर्सन जो है मिल रहे हैं तो पर्सन जॉइंटली हैव असेट 2000 करोड़ या उससे ज़्यादा, ठीक है, तो और जो है टर्नओवर 6000 करोड़ या उससे ज़्यादा। अब ये क्या बोल रहे हैं कि हाउ विल चेयरमैन एंड अदर मेंबर, चेयरमैन कैसे अपॉइंट होते हैं और अदर मेंबर ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंट होते हैं। फिर एक तो अपॉइंटमेंट करने का तरीका बताओ, साथ ही साथ स्टेट वेदर द चेयरपर्सन बी शैल बी द ओनली अ पर्सन हु हैज़ बीन और इज़ क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट। क्या चेयरपर्सन शैल ओनली बी अ पर्सन, क्या सिर्फ वही हो सकता है? शैल ओनली बी अ पर्सन जो शैल ओनली बी अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ अ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जज ही चेयरमैन बन सकता है क्या? तो सबसे पहले किस तरीके से अपॉइंट होते हैं दोनों, ये सब डिसाइड कर लेते हैं, ये सब अपन बात कर लेते हैं। सो 1 सेकेंड, ओके, तो कैसे अपॉइंट कर सकते हैं? तो अपॉइंटमेंट करने का तरीका क्या रहता है? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, देखो
हाउ विल चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंट होते हैं? तो कॉम्पिटिशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया उसमें चेयरपर्सन एट नॉट लेस देन 2, मतलब 2 से 6 रहते हैं, 2 से 6 मेंबर रहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल। तो ये मेंबर देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई करके तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो कमीशन बनाती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके रखा है, कमीशन में 2 से 6 मेंबर होंगे, ये होल टाइम मेंबर होते हैं, ठीक है। अब ये जो मेंबर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्शन कमेटी से कंसल्ट करता है इन मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए, और फिर सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड करता है, फिर उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। सिलेक्शन कौन, रिकमेंडेशन कौन देगा? सिलेक्शन कमेटी देगा, ठीक है। अब वही है कि जो चेयरपर्सन मेंबर होने कौन चाहिए? तो IAS, तो इंटीग्रिटी, एबिलिटी, स्टैंडिंग का स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 15 साल का बिजनेस में, और लाफे में लॉ है, और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंट्स है, फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, कुछ अपने बोल दिया इंटरनेशनल ट्रेड, पब्लिक अफेयर्स, कंपटीशन मैटर, यही इंडस्ट्री है, पब्लिक अफेयर्स है, कंपटीशन मैटर है, ठीक है। इन सब की बात करके रखिए। जो अपॉइंटमेंट है वो 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है, और जो है मैक्सिमम जो है 65 साल तक मतलब 65 साल की एज है मैक्सिमम, 5 साल का टर्म होता है, और जो है एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। तो यही है कि जो है पर्सन विद एन इंटीग्रिटी, एबिलिटी, स्टैंडिंग एंड हैविंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 15 साल का इन सारे मैटर्स में, एंड विच इज़ इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी यूजफुल टू कमीशन। अभी जो क्वालिफिकेशन है ये चेयरमैन और मेंबर दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन है प्रिस्क्राइब्ड, वो चेयरमैन और मेंबर, चेयरपर्सन मेंबर, ठीक है, इन दोनों के लिए सेम है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई जज ऑफ हाई कोर्ट होना ज़रूरी नहीं है। ये बोलो ना कि चेयरपर्सन वही होना चाहिए जो जज ऑफ हाई कोर्ट हो, पर नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जज ऑफ हाई कोर्ट होना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। तो जज ऑफ हाई कोर्ट होना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्योंकि डिफरेंट है, जो अपन क्राइटेरिया पढ़ चुके थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने 13 क्वेश्चन करे हैं, बचे हुए 13 क्वेश्चन और है, तो हम जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या करना है, आपको जो है अब एक बार रिवाइज कर लिया आपने प्रोविजन के थ्रू, एक बार आप सेक्शन को भी गो थ्रू कर लेना, या तो सेक्शन आपका सामने चल रहा है और ये प्रोविजन पे क्वेश्चन है, तो जिस प्रोविजन का क्वेश्चन आ रहा है उसके हिसाब से आपने वो सेक्शन पढ़ लिया, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर लिए हैं यार। अब आपको जो है रिवाइज़ करना है प्रोविजन को, आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज़ कर सकते हो। ये क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन हार्डली जो है 40 मिनट हुए हैं, तो इसमें हो जाएगा। अब देखो मैं अगर मिनट्स की चिंता करूँगा तो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन बुरा मान जाएगा। जिस क्वेश्चन को जो टाइम देना चाहिए वो दिया है यार। अब क्या है कि स्टार्टिंग में अब वो ऐसा है कि वो कैची थंबनेल के लिए करना पड़ता है कि नहीं मैंने इतने मिनट्स में इतने क्वेश्चन करवा दिए, बट नहीं, आपको तरीके से समझ में भी तो आना चाहिए। अब ऐसे जल्दी जल्दी में तो करवा दूँ मैं, पर क्या मतलब है कि मैंने कैच करने के लिए ऐसा कर लिया पर वो हो नहीं रहा है। तो बेटर है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा बट एटलीस्ट इंटरएक्टिव चीज़ें रहेगी, रादर देन 1-to-1 पढ़ने के चीज़ें इंटरएक्टिव रहेगी, ठीक है ना। तो पर वही है कि आपको एक रीज़नेबल लेवल का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं आप जो है ऐसा नहीं कि बातों में लग जाओ, तो ऐसे केस में तो वीडियो भी लंबा हो जाता है और कोई मतलब नहीं रहता है फिर ऐसे वीडियो का। तो हम जो है मिनिमल अपने पॉइंट्स रखेंगे, मिनिमल लेवल पर हम इंटरेक्ट करेंगे और साथ ही साथ जो है हम क्वेश्चन भी करेंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी आप खुद से भी करोगे तो वैसे भी टाइम तो लगता ही है क्वेश्चन करने में, तो एटलीस्ट जो है आपने वीडियो के थ्रू जल्दी तो कर लिया, ठीक है। और ठीक है, रजिस्टर करने में भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन के बाद एकदम से दूसरा क्वेश्चन करा, उस क्वेश्चन को रजिस्टर होने में भी टाइम लगता है, तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।